और हम मोदी जी से धन दौलत थोड़ी मांग रहे हैं भाई, हम तो कह रहे हैं रोजगार दीजिए, कंधों पर हमारे थोड़ा भार दीजिए, बेरोजगार बानी साहब रोजगार दीजिए। मोदी जी रोजगार देने में निकम्मा साबित हुए हैं, तो निकम्मे प्रधानमंत्री की देश में जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जब सदन में संसद में सांसद नहीं रहेंगे तो अडानी और अंबानी के साथ में मोदी जी मीटिंग करेंगे। जी आपको कैसे एक नंबर पे लाया जाए, आपका जो काला धन है उसको और कैसे लाया जाए, आप यहाँ से काला धन कैसे बेचा जाए। हो सकता है कि मोदी जी यही चर्चा करें। अगर क्योंकि नहीं, एक चीज बताइए सर कि सदन में जब सांसद नहीं रहेंगे तो महंगाई का सवाल कौन पूछेगा, बेरोजगारी का सवाल कौन पूछेगा, शिक्षा पर हमारे सवाल कौन पूछेगा, हर चीज पर टैक्स लग रही है, सवाल कौन पूछेगा। पत्रकारों की तो हिम्मत नहीं है। मैं मानता हूँ सर आपकी मजबूरी है। धनखड़ साहब को पूछना चाहिए कि आपने संवैधानिक पद पे बैठ के जब गवर्नर के तौर पे आप वेस्ट बंगाल में थे, आपने कितना नंगा नाच किया है, कम किया है। और आज उपराष्ट्रपति के तौर पे आप संवैधानिक तौर पे बैठे हो, निश्चित तौर पे हम आपका सम्मान करते हैं। आप वरिष्ठ हो, हमारे संवैधानिक एक पद पे बैठे हुए, उस पद की एक गरिमा है। लेकिन 143 सांसदों को जो आपने निलंबित किया है, किस लिए आपने निलंबित किया? एक ही कारण था ना उसका। राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि संसद में चूक कैसे हुई। वहां पे सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के या इंडिया गठबंधन के लोग ही नहीं थे ना, बाकी के भी सांसद थे। सबकी जिम्मेदारी राहुल गांधी ने अपने कंधों पे उठाते हुए कहा कि इसकी जिम्मेदारी हो तो सीना ताने जवान वहां पे खड़ा रहा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये कैसे बता दे कि प्रताप सिन्हा जी जो उनके ही सांसद हैं, उनके ही सिफारिश पत्र पे तो वो 2 अराजक तत्व संसद भवन में कूदे थे। क्या रहा है? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी हम लोगों के प्रदर्शन से इतना घबरा गए कि उनकी जो प्रशासन है हम लोगों को उठा ले गई मंदिर मार्ग वाले थाने में। अब बताइए कि पुलिस प्रशासन से तो हमारा कोई लड़ाई है नहीं, अब वो हमसे लड़ाई करेगी तो ये तो गलत है। और हम कहते हैं कि पुलिस वालों की कोई गलती नहीं है, पुलिस वाले हमसे नहीं लड़ रहे थे, जय शाह के पापा अमित शाह हमसे लड़ रहे थे, क्योंकि उनको जो ताकत मिली है जय शाह के पापा अमित शाह से मिली है। भारतीय जनता पार्टी से हम तो कह रहे हैं कि रोजगार दो या गद्दी छोड़ो। और हम मोदी जी से धन दौलत थोड़ी मांग रहे हैं भाई, हम तो कह रहे हैं रोजगार दीजिए, कंधों पर हमारे थोड़ा भार दीजिए, बेरोजगार बानी साहब रोजगार दीजिए। मोदी जी रोजगार देने में निकम्मा साबित हुए हैं, तो निकम्मे प्रधानमंत्री की देश में जरूरत नहीं है। तो कितनी जरूरत है ये तो जनता ने बता दिया विधानसभा चुनाव में। देखिए विधानसभा ठीक है, जो जनता ने दिया हम स्वीकार करते हैं, लेकिन लोकसभा में जनता जो देगी क्या मोदी जी स्वीकार करेंगे? लिए आपका जो गठबंधन है वो तो पहले एकजुट हो जाए। नहीं, हमारा गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ रहा है। हमारे काबिल मित्र हैं, वो बताएंगे कि गठबंधन कितनी बढ़ चढ़ के 24 में फाइट करेगा। बताएं सर। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप मीडिया के साथी हैं, आप लोगों से विनम्रता पूर्वक हम लोग आग्रह करते हैं कि जनता के मुद्दों को सही तरीके से लोगों तक ले जाइए। अभी आपने पूछा कि जनता समर्थन, आपका कहने का अर्थ ऐसा है कि जनता समर्थन वोटों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। मैं इसका खंडन करता हूँ। वो इसलिए खंडन करता हूँ कि 4 करोड़ 81 लाख वोट यदि भारतीय जनता पार्टी को 5 राज्यों के चुनाव में मिले हैं तो 4 करोड़ 93 लाख वोट कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। मतलब जनता का समर्थन हमारे साथ है। अब रही बात कि उनकी सीटें कैसे ज्यादा आ गई, तो आप अगर समीकरण पूरा मिला के देखेंगे तो आपने देखा होगा कि कलेक्टर साहब, डीएम साहब बैलेट की मतगणना 3 दिन पहले ही करवा रहे थे। जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया तो इसे दबाने का प्रयास हुआ। 38 से ज्यादा सीटें हमारी मात्र राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसी हैं जो 1000 से 3000 के बीच में हारी गई है। छत्तीसगढ़ में तो यहां तक माहौल आ गया कि हमारे उप मुख्यमंत्री देव साहब मात्र 95 वोटों से हारे हैं। तो ये पूरा बैलेट का खेल है। तो आपको क्या लगता है कि ये ईवीएम टेम्परिंग के थ्रू हुआ है या फिर बैलेट पेपर को मैनिपुलेट किया गया है? किस तरह से बीजेपी चुनाव जीती है, क्या लगता है? आपने पिछले हुए चुनावों में गौर किया होगा कि ईवीएम मशीनें विधायक की गाड़ियों में पाई जाती थी, कूड़ेदान की गाड़ियों में पाई जाती थी, विधायक के घरों में पाई जाती थी। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? हमारा तो सीधा कहना है कि ठीक है मोदी जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जनता का समर्थन है तो एक काम करते हैं ना, एक समय आपको ईवीएम से शिकायत थी आपको आडवाणी जी को, तो एक काम कीजिए, एक बार चुनाव जो है बैलेट पेपर से करा के देख लीजिए, देखते हैं कितना समर्थन किसे है। बैलेट पेपर में भी तो आप लोग हार रहे हैं ना। नहीं, बैलेट पेपर में एक तरफा हमारी जीत होती है, एक तरफा। वीवीपैट से जो वोट काउंट होगा उसमें तो आप कहते हैं कि 100 अगर ईवीएम मशीन है उसके साथ में कनेक्टेड वीवीपैट है, आप सिर्फ 5 की टैली कराने की बात करते हैं।
बाकी 95 की क्यों नहीं कराते हैं आप? समय का भाव है आपके पास, लीजिए ना समय, हम देते हैं समय। वैसे भी तो आप 15-15 दिन 10-10 दिन महीना खींचते हैं चुनाव के नतीजे घोषित करने में, उतने में तुम्हारा काम हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस विषय को समझने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने कोई उनसे राज सिंहासन नहीं मांगा है, कोई राजपाठ नहीं मांगा है। हम सिर्फ महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। जिसकी महंगाई की मां को बोलने की हिम्मत, तो आप आसिफ आप कहते हैं ना, मोदी जी तो इसको सरे से नकार देते हैं कि महंगाई कहाँ है। वो तो कहते हैं कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं। उन्हें कैसे महंगाई दिखेगी? उनके दो यार जो बैठे हुए हैं, अडानी और अंबानी जी, उन्हीं से सिर्फ चर्चा करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए उन्होंने पूरे संसद को खाली कर दिया। विपक्ष के 143 चुने हुए प्रतिनिधियों को उन्होंने घर का रास्ता दिखाया। कहा कि ये जो मैंने 1000-1200 करोड़ रुपया खर्चा करके नया संसद भवन अत्याधुनिक तरीके से बनाया है, वो किसके लिए है? मेरे और मेरे यारों के लिए। तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी और अडानी अंबानी साहब उसमें अब राज करने वाले हैं। ये दौर है। अगली मीटिंग हो सकता है मैडम, अगली मीटिंग अमित शाह जी उन्हीं के साथ में वहां पे लें। ये आप इतने ऐसा क्यों लगता है? कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल, जब सदन में संसद में सांसद नहीं रहेंगे तो अडानी और अंबानी के साथ में मोदी जी मीटिंग करेंगे। जी आपको कैसे एक नंबर पे लाया जाए, आपका जो काला धन है उसको और कैसे लाया जाए, आप यहाँ से काला धन कैसे बेचा जाए। हो सकता है कि मोदी जी यही चर्चा करें। अगर क्योंकि नहीं, एक चीज बताइए सर कि सदन में जब सांसद नहीं रहेंगे तो महंगाई का सवाल कौन पूछेगा, बेरोजगारी का सवाल कौन पूछेगा, शिक्षा पर हमारे सवाल कौन पूछेगा, हर चीज पर टैक्स लग रही है, सवाल कौन पूछेगा। पत्रकारों की तो हिम्मत नहीं है। मैं मानता हूँ सर आपकी मजबूरी है, अगर आप लोग सवाल पूछेंगे तो शाम को टिंग टोंग टिंग 500 रुपए प्राप्त नहीं हुए, वो हो जाएगा। और इससे बड़ी चीज कि आप लोग को पता होगा कि आप लोग यूट्यूबर्स जो चैनल चला रहे हैं, आप लोग एक माध्यम बने हैं कि जिसकी आवाज कोई नहीं उठा रहा है, आप गली कूचे में जाके उसकी आवाज को उठा के लोगों तक, प्रतिनिधियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इन्होंने क्या किया उसके लिए? जिस दिन अपना मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उन्होंने यूट्यूबर्स को ही बुलाया। उन्होंने कहा मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, क्योंकि बड़े मीडिया के जो चैनल है वो दलाली करने लग गए हैं, गोदी मीडिया हो गए। यूट्यूबर्स को कहा उन्होंने कि जब हम सरकार में आएंगे आपके लिए निश्चित तौर पे हम कुछ सोचेंगे कुछ करने के लिए। ये भी कहा था कि यूट्यूबर्स की कमेटी बनाई जाएगी और जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी ग्रीवांसेस होंगे उनको एड्रेस किया जाएगा। लेकिन अभी तक यूट्यूबर्स की कोई क्या नाम है, कमेटी बनाई नहीं गई। बिल्कुल, उसके ऊपर काम चल रहा है। आप देखिए, 5 राज्यों, भारत जोड़ो यात्रा के बाद 5 राज्यों में चुनाव आ गए। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी हमारे सर्वोच्च नेता हैं, उनके कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी थी। वो आए, उन्होंने बैकड्रॉप से जो हमारी टीम है सोशल मीडिया की, वो सब लोग, हर एक विभाग बटा हुआ है, वो लोग काम कर रहे हैं। यूट्यूबर्स को हमने सबसे अधिक प्राथमिकता दी है और हम चाहते हैं कि आप लोग आगे की श्रेणी में आए, क्योंकि मीडिया आज की जो है, चुनी हुई मीडिया जिसे हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा करते थे, वो गोदी मीडिया दलाल हो चुकी है। इस वजह से आप लोगों को आगे के क्रम में लेके आना भारतीय युवक कांग्रेस की और भारतीय कांग्रेस की जिम्मेदारी है, और जिसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी ने उठाया है। यही कारण है कि राहुल गांधी जब एक बार जो चीज कहते हैं उसको 100% करते हैं। लेकिन राहुल गांधी की जो बात आई है, कल जो चर्चा का विषय बना है, जो सांसद आपके जो उपराष्ट्रपति हैं उसका मजाक उड़ा रहे थे और वो वीडियो जो बना रहे हैं, तो पद की गरिमा कहीं न कहीं खंडित हुई है। पद की गरिमा का तो तार तार करने का यदि सबसे पहले कोई काम किया है, मेरे ख्याल से आप कह रहे हो धनखड़ साहब की बात कर रहे हैं ना। जी, जी। धनखड़ साहब को पूछना चाहिए कि आपने संवैधानिक पद पे बैठ के, जब गवर्नर के तौर पे आप वेस्ट बंगाल में थे, आपने कितना नंगा नाच किया है, कम किया है। और आज उपराष्ट्रपति के तौर पे आप संवैधानिक तौर पे बैठे हो, निश्चित तौर पे हम आपका सम्मान करते हैं। आप वरिष्ठ हो, हमारे संवैधानिक एक पद पे बैठे हुए हो, उस पद की एक गरिमा है। लेकिन 143 सांसदों को जो आपने निलंबित किया है, किस लिए आपने निलंबित किया? एक ही कारण था ना उसका। राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि संसद में चूक कैसे हुई। वहां पे सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के या इंडिया गठबंधन के लोग ही नहीं थे ना, बाकी के भी सांसद थे। सबकी जिम्मेदारी राहुल गांधी ने अपने कंधों पे उठाते हुए कहा कि इसकी जिम्मेदारी हो तो सीना टाने, जवान वहां पे खड़ा रहा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये कैसे बता दे कि प्रताप सिन्हा जी जो उनके ही सांसद हैं, उनके ही सिफारिश पत्र पे तो वो 2 अराजक तत्व संसद भवन में कूदे थे। सिर्फ ये न कहने के लिए उन्होंने 143 सांसदों को निलंबित किया, जो हम लोगों के मन में खटका। इसलिए आदरणीय राहुल गांधी जी के आदेशानुसार भारतीय युवक कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी के अध्यक्षता में हम लोगों ने संसद घेराव का आह्वान किया। और आज जब हम संसद घेराव करने के लिए जाने लगे, दुर्भाग्यपूर्ण है, यह तानाशाही रवैया ज्यादा समय नहीं चलेगा। सरकारें आती हैं, जाती हैं,
पुलिस प्रशासन का भी हम दोष नहीं देते हैं, लेकिन जय शाह के पिताजी अमित शाह जी, जो कि एक नंबर के गैम्बलिंग में माहिर हैं, वो व्यक्ति ने पुलिस प्रशासन को दबाव में लाके हम युवा साथियों को बर्बरता पूर्वक पिटवा कर, घसीटवा कर मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार करने के लिए मजबूर पुलिस वालों को किया। आप परिस्थिति देख सकते हैं, इस प्रकार से घसीट के लेके जाया जा रहा है। लेकिन इनसे क्या लगता है इन्हें कि कांग्रेस के सिपाही और राहुल गांधी के सिपाही डर जाएंगे? दिखाएंगे जरा से दोबारा से। नरेंद्र मोदी जी को हम इतना ही कहना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी, ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी, आप हमें लाठी से डरा रहे हो, थाने चौकी से डरा रहे हो। देखिए, जेल के ताले टूट गए और राहुल गांधी के सिपाही छूट गए, और आगे भी हम इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी को ऐसा लगता होगा कि हम उनसे डर के पीछे हटने वाले हैं, तो न हमारा नेता डरा था, न हम युवा साथी डरने वाले हैं। धन्यवाद। अनुराग जी, अब जो कल की मीटिंग हुई है आपके गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, उसमें बात खुल के आई नहीं, बात वहीं घुमा फिरा के खड़गे साहब के इर्द गिर्द रही। इसका जवाब खड़गे साहब अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि इस चीज का पूरा जो करता धरता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक गरीब परिवार से आते हैं, एक दलित परिवार से आते हैं। आज वो हमारे कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं। निर्णय वो करेंगे, उनके निर्णय का पालन करने का काम हम सब साथी करेंगे। और कांग्रेस पार्टी इस बार मैं आप लोग को निश्चित तौर पर लिखित देने के लिए तैयार हूं, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जय हिंद। भारत टूटा ही कब था सर? मैम, महंगाई से भारत टूटा था, बेरोजगारी से भारत टूटा था, धारा महिला 144 सशक्ति के लागू नाम हो पे गई है। टूटा था। आप मणिपुर बताइए में कि हर धारा चीज में तो 144 चल रही है। भारत टूटा हुआ है, हर चीज में भारत टूटा है। भारत अखंड भारत है, हम खुश हैं, लेकिन भारत महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी से टूटा है, ये आप मानिए। आप भारत जोड़ेंगे कैसे, उसके लिए कोई प्लान है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल वो है। प्लान, लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर हम आपको बता देंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रयोगशाला में ले जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी 24 का इलेक्शन उसी से लड़ेगी। भाजपा, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने, जब आप बात कहते हैं ना भारत टूटा कब था, तो इसका सीधा और सटीक जवाब है जब एक भाई को दूसरे भाई से आप लड़वाते हो आपस में। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई हैं, हमने कभी एक दूसरे से बैर नहीं किया। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक दूसरे से भाई भाई को लड़ाने का काम करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि विघ्न डालना बंद करो और हमें भारत जोड़ने दो। सालों का जो मुद्दा था राम मंदिर का, सुलझा दिया मोदी जी ने। और मोदी जी ने सुलझाया, सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाया। सुप्रीम कोर्ट तक विवाद पहुंचा कैसे? जैसे आप राम मंदिर का ऐसे नाम लेते हैं, तो राम मंदिर के विषय में आप ये कहा कीजिए कि सबसे पहले राम मंदिर के प्रति श्रद्धा दिखाते हुए आदरणीय भगवान श्री राम प्रभु के लिए मंदिर का कपाट खोलने का काम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी ने किया था। ये आपको कहना चाहिए। उसके बाद आपको कहना चाहिए कि मुरली मनोहर जोशी को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारतीय जनता पार्टी ने, ये मैं आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, राम मंदिर के उद्घाटन में आने से मना कर दिया गया है। क्यों? इन्होंने पहली बार नहीं, कई सोने चांदी के ईंट, 800 करोड़ रुपए रथ यात्रा के दरमियान इन्हें कलेक्शन आए थे राम मंदिर के नाम पे, इन्होंने चंदा इकट्ठा किया था। ये चंदा चोर लोग राहुल गांधी और गांधी परिवार के लोगों को सिखाएंगे। तो अब तो आप भी डोनेट फॉर नेशन कर रहे हैं। बिल्कुल, हम राष्ट्र को एकजुट करने के लिए डोनेट फॉर नेशन का कैंपेन चलाए हैं, और हमें बहुत खुशी है। ये काम राहुल गांधी जी जब करेंगे, तब हम सभी लोग एकजुट होकर साथ में उनके खड़े रहेंगे। और भारत, आप लोग के लिए बहुत अच्छी जानकारी बता रहा हूँ, भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है जनवरी के पहले हफ्ते में। आप लोग भी आइएगा, क्योंकि आप लोग ही राहुल गांधी के कंधे को मजबूत कर सकते हैं। और हम यूट्यूबर को, आपसे जो वादा उन्होंने किया था, हम उस पर पूर्ण रूप से खरा उतरेंगे, हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं। जय हिंद।